नमस्कार फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो स्टडी करेंगे सीड टेक्नोलॉजी, बुंदेलखंड कृषि विश्वविद्यालय वाले बच्चों का जो पेपर है 3 तारीख को सीड टेक्नोलॉजी का है। तो बहुत प्यारी और बेहतरीन क्लास लेके आए हैं आपके बीच में। तो सारे बच्चे क्लास को अच्छे से देखेंगे, है ना, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जानेंगे सीड यानी बीज क्या होता है। बहुत अच्छे से वीडियो देखना, पूरी वीडियो देखना। यकीनन आपके एग्जाम में 4 से 10 सवाल आप आराम से मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो बीज क्या होता है। परिपक्व बीजांड, परिपक्व बीजांड क्या कहलाता है? बीज। परिपक्व बीजांड क्या कहलाता है? बीज। अगर आपसे पूछा जाए कि परिपक्व अंडाशय क्या कहलाएगा? परिपक्व अंडाशय, तो आपको आंसर देना है फल। ये दो क्वेश्चन सीधे एग्जाम में आते हैं कि परिपक्व बीजांड क्या कहलाता है, तो आपको बताना है बीज। और परिपक्व अंडाशय क्या कहलाता है? वो कहलाता है फल। ठीक है ना। मान लीजिएगा ये बीज है, ये कोई बीज है किसी का, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है भ्रूण और भ्रूणपोष। बीज के अंदर दो चीजें होती हैं, भ्रूण और भ्रूणपोष। बाहर की जो ये परत है इसको क्या बोलते हैं? जो बाहर वाली परत है इसको बोलते हैं क्या? और जो अंदर वाली परत है उसको क्या बोलते हैं? जो बाहरी परत होती है उसको बोलते हैं टेस्टा, है ना। और जो अंदर वाली परत होती है उसको बोलते हैं टेगमेन। और ये दोनों किसके भाग होते हैं? ये होते हैं बीजावरण के भाग। किसके होते हैं? बीजावरण के। आ सकता है एग्जाम में आपके कि बीजावरण के कितने भाग होते हैं, तो आपको बताना है दो, टेस्टा और टेगमेन। बीज का जो बाहरी भाग होता है, जो बाहरी भाग होता है उसको बोलते हैं टेस्टा, और जो आंतरिक भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? टेगमेन। और दोनों किसके भाग हैं? बीजावरण के। डियर स्टूडेंट, जो भ्रूण होता है इसको 2n से प्रदर्शित करते हैं, और जो भ्रूणपोष होता है उसको 3n से प्रदर्शित करते हैं। वो पूछ सकता है कि जो भ्रूण है उसका प्लॉइडी लेवल क्या है, तो आपको बताना भ्रूण में 2n होते हैं, भ्रूणपोष में होते हैं 3n। ये बीज है, ये क्या है? ये बीज है। और बीज का जो बाहरी भाग है उसको बोलते हैं क्या भैया? टेस्टा। और जो अंदर की लेयर होती है उसको बोलते हैं टेगमेन। दोनों को मिला दें तो क्या बनेगा? बीजावरण। और बीजावरण क्या होता है? ये होता है 2n। बीजावरण में कैसा होता है? 2n। जबकि बात करी जाए युग्मक, जो जाइगोट है ये यन होता है। युग्मक यानी जो जाइगोट है ये यन होता है। और जो प्लांट यानी जो पादप होते हैं, जो प्लांट यानी पादप होते हैं, ये 2n होते हैं। ठीक है ना। तो इतनी चीजें आपको जरूर जरूर आनी चाहिए। इसके बाद हम लोग बीज के टाइप्स में चलेंगे। अगर एक और प्रश्न बनता है, अगर आपसे पूछा जाए कि बीज का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ सीड, बीज का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो आपको बताना स्पर्मोलॉजी। जो सीड है, सीड का स्टडी क्या कहलाता है? स्पर्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका कि बीज के प्रकार क्या क्या होते हैं। बीज के प्रकार देखिए, अच्छे से देखना आपको, ठीक है ना। बीज का जो प्रकार नंबर 1 है वो क्या है? न्यूक्लियस, जिसको क्या बोलते हैं? प्रजनक बीज बोलते हैं। नंबर 2 न्यूक्लियस केंद्र की बीज बोलते हैं, माफ कीजिएगा, केंद्र की बीज, ठीक है ना। ये है नंबर 2 प्रजनक बीज, प्रजनक बीज। नंबर 3 आधारी बीज,
नंबर 3 आधारी बीज, नंबर 4 पंजीकृत बीज, पंजीकृत बीज, और लास्ट हमारा है 5 नंबर, या इसको हम डी नाम दे दें या 5 नंबर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और ई नंबर हमारा कौन सा, प्रमाणित बीज। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बीज कैटेगरी कितनी होती हैं। कुल मिला के ये 5 टाइप का होता है। कितनी श्रेणी है, 5, टोटल 5 कैटेगरी होती हैं। पूरा अच्छे से सुनना सारी चीजों को, ठीक है ना। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रजनक बीज। प्रजनक बीज भी, इसको माफ कीजिएगा, इसको बोलते हैं केंद्रकीय बीज, इसको बोलते हैं केंद्रकीय बीज, केंद्रकीय बीज, या फिर इसी को बोलते हैं न्यूक्लियस सीड भी बोलते हैं, जो कि मैंने लिखे रखा ऑलरेडी, ठीक है ना। इसमें जो जेनेटिक प्योरिटी होती है, जेनेटिक प्योरिटी मतलब होता अनुवांशिक शुद्धता, जीपी का मतलब जेनेटिक प्योरिटी, यानी जो न्यूक्लियस सीड है इसकी जेनेटिक प्योरिटी कितनी होती है, और इसकी भौतिक शुद्धता यानी फिजिकल प्योरिटी कितनी होती है। तो जीपी और पीपी यानी जेनेटिक प्योरिटी, पीपी का मतलब फिजिकल प्योरिटी, इसकी होती है 100%, और इसकी भी कितनी होती है, 100%। क्लियर है यहां तक। अच्छा, और जो ये वाला सीड है न्यूक्लियस सीड, ये प्रारंभिक बीज होता है, सबसे पहले यही तैयार किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रारंभिक बीज। बहुत सीमित मात्रा में ये अवेलेबल होते हैं। आपसे पूछा जाए कि प्रारंभिक बीज किसको कहते हैं, तो आप बताओगे न्यूक्लियस सीड। इसकी जेनेटिक प्योरिटी कितनी, आप कहोगे 100%, फिजिकल प्योरिटी कितनी, आप कहोगे 100%। न्यूक्लियस सीड से ही क्या बनता है, प्रजनक बीज। न्यूक्लियस सीड से कौन सा सीड बनेगा, प्रजनक बीज। इसको बोल देते हैं ब्रीडर, जो कि प्लांट ब्रीडर के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है ना। इसकी अगर हम शुद्धता की बात करें, जीपी की बात करें, इसका 100% है, और फिजिकल प्योरिटी की बात करी जाए तो भी कितना है, 100%। यानी प्रजनक बीज और न्यूक्लियस सीड दोनों में जो शुद्धता परसेंट है, चाहे जेनेटिक हो प्योरिटी हो चाहे फिजिकल प्योरिटी हो, कैसी है भैया, 100% है, ठीक है ना। प्रश्न खूब आता है परीक्षा में कि 100% शुद्धता वाला बीज कौन सा है, किसकी, जिसकी अनुवांशिक शुद्धता 100% है, ऐसा कौन सा बीज है, तो आपको बताना है प्रजनक बीज। न्यूक्लियस बीज अगर ऑप्शन में है तो न्यूक्लियस भी बता दो, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। प्रश्न ये भी बहुत आता है कि जो ये है, जो ब्रीडर सीड है, इसके टैग का रंग कैसा होता है, टैग, तो आपको बताना है गोल्डन येलो, गोल्डन येलो, ठीक है ना। जो प्रजनक बीज है इसके टैग का रंग कैसा होता है, गोल्डन येलो, गोल्डन येलो इसके टैग का रंग होता है। अब आता है आधारीय बीज। क्या आया, आधारी बीज। आधारी बीज को गाइस क्या है, मदर सीड भी इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मदर सीड, इसको बोलते हैं मदर सीड। इसकी अगर जेनेटिक प्योरिटी की बात करी जाए तो कितना है, 99 से 99.5%, और इसकी जो फिजिकल प्योरिटी है यानी जो भौतिक शुद्धता है वो कितनी है, 98%। बहुत चुनिंदा क्वेश्चन हैं एग्जाम में सीधे आते हैं, पूछता है कि जो टैग है यानी जो फाउंडेशन सीड है, जो आधारी बीज, इसके टैग का कलर क्या होता है, तो आपको बताना सफेद यानी व्हाइट। यानी जो फाउंडेशन सीड है, जो आधारी बीज है, इसके टैग का रंग क्या होता है, सफेद यानी व्हाइट बताना आपको। जेनेटिक प्योरिटी 99 से 99.5%, फिजिकल प्योरिटी कितनी है, 98%। ये प्रश्न आप बढ़िया से याद कर लेना, ठीक है ना। चलिए अब बात करेंगे हम लोग पंजीकृत सीड की, जिसको बोलते हैं रजिस्टर्ड सीड। ये सीड जो है
इंडिया में प्रोड्यूस नहीं किया जाता। कहां पे किया जाता है? यूएसए यानी अमेरिका में। सीधा प्रश्न आएगा परीक्षा में कि आपके कि कौन सा बीज है जो भारत में नहीं बनाया जाता, तो आपको बताना रजिस्टर्ड सीड। पंजीकृत सीड कहां पे बनाया जाता है? तो आपको बताना है अमेरिका। सबसे पहले कहां बनाया गया, बनाया जा रहा, तो अमेरिका आपको बताना है। इसमें जो टैग का रंग होता है, टैग का रंग, टैग का रंग क्या होगा इसमें? पर्पल या फिर ऑरेंज कलर, ठीक है ना। टैग का रंग पर्पल या फिर ऑरेंज कलर। और इसकी फिजिकल प्योरिटी या जेनेटिक प्योरिटी की बात करी जाए, क्या मैंने बोला? फिजिकल प्योरिटी पूछे तब भी आपको बताना 98%, और जेनेटिक प्योरिटी आपसे पूछे तब भी आपको बताना 98%। ये दोनों बातें आपको क्लियर हुई होंगी यहां तक। अब लास्ट में जो हमारा बच रहा प्रमाणित बीज, बड़ा करना थोड़ा। छोड़ो छोड़ो, रब कर देते हैं मेरे पूरा। अब लास्ट में हम बात करेंगे प्रमाणित बीज की। प्रमाणित बीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ये सीड इंपॉर्टेंट है। अधिकतर किसान को कौन सा बीज बीज दिया जाता है, या बाजार मार्केट में कौन सा बीज ज्यादा अवेलेबल रहता है जिसे किसान को आसानी से मिल जाता है, वो कौन सा बीज है? प्रमाणित बीज। इसकी जेनेटिक प्योरिटी की हम बात करेंगे तो 98%। फिजिकल प्योरिटी की बात करेंगे तो 98%। ठीक है ना। अच्छा, टैग का रंग कैसा होगा इसमें? टैग का रंग, टैग का रंग होता नीला। यानी ये जो सीड है, जो प्रमाणित बीज है, इसके टैग का रंग कैसा रहेगा? नीला रहेगा। टैग का रंग भैया क्या रहेगा? नीला रहेगा। ठीक है ना। अब ये प्रश्न आता है परीक्षा में बहुत ज्यादा कि प्रमाणित बीज किसकी संतति है। तो अभी इसको हम समझ लेते हैं बढ़िया से। जैसे सबसे पहले कौन सा सीड हमारे पास था? न्यूक्लियस सीड था। फिर हमारे पास आया ब्रीडर सीड आया। फिर हमारे साथ पास कौन सा सीड है? फाउंडेशन सीड है। फिर कौन सा है भैया? देखो, रजिस्टर्ड सीड और सर्टिफाइड सीड। अगर आपसे पूछे कि ब्रीडर सीड किसकी प्रोजनी है, तो किसकी प्रोजनी है? आप कहोगे न्यूक्लियस सीड की। अगर आपसे पूछे कि जो फाउंडेशन सीड है ये किसकी प्रोजनी, का मतलब संतान, किसके द्वारा बनाया गया है, यानी जो फाउंडेशन सीड है इसका निर्माण किससे हुआ है? ब्रीडर सीड से हुआ है। और फाउंडेशन सीड को दो भाग में डिवाइड कर लिया जाता है। एक एक हो जाएगा हमारा रजिस्टर्ड सीड, एक क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा रजिस्टर्ड सीड, और एक है सर्टिफाइड सीड। पूछा जाए, अगर और अच्छे से देख लिया जाए तो, जैसे न्यूक्लियस सीड है, ब्रीडर सीड है, फाउंडेशन सीड है, रजिस्टर्ड सीड है, और सर्टिफाइड सीड है। ये क्रम है, बस ये याद रखिए आप, कभी परीक्षा में गलत नहीं होगा। अगर पूछे कि ब्रीडर सीड की प्रोजनी क्या है, तो आप कहोगे न्यूक्लियस सीड। अगर कहे फाउंडेशन सीड की प्रोजनी क्या है, तो आप कहोगे ब्रीडर सीड। प्रोजनी का मतलब संताननी, संतति से है। यानी जो फाउंडेशन सीड है ये किससे बनाया गया है? तो ये बनाया गया ब्रीडर सीड से। अब ब्रीडर सीड भी किससे बनाया गया, तो आप बताएंगे न्यूक्लियस सीड से। इसी प्रकार रजिस्टर्ड सीड किससे बनाया गया, तो आप कहेंगे फाउंडेशन सीड। सर्टिफाइड सीड किससे बनाया गया है? क्योंकि ये इंडिया में काम में नहीं लिया जाता, तो भी इसका आंसर फाउंडेशन सीड हो जाता है। तो बस यही चीजें याद रखनी है। इसके बाद जो नया क्वेश्चन है एनएससी, सबसे पहले तो जानेंगे इसका पूरा नाम। तो फुल फॉर्म इसका होता है नेशनल सीड कारपोरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया, ठीक है ना। तो पूरा नाम क्या हुआ? नेशनल सीड कॉरपोरेशन। इसके स्थापना वर्ष की बात करी जाए, स्थापना वर्ष की बात करी जाए तो 1963 है ना। मुख्यालय अगर आपसे पूछा कि इसका हेड क्वार्टर कहां पे है, हेड क्वार्टर को बोलते हैं मुख्यालय, और ये है नई दिल्ली में, ये है नई दिल्ली में। अच्छा,
एक प्रश्न ये बहुत आता है कि जो आधारी बीज है, जो आधारी बीज है यानी जो फाउंडेशन सीड है, इसका उत्पादन कौन सी संस्था करती है? इसका उत्पादन कौन सी संस्था करती है? तो वो करती है एनएससी। ये पॉइंट सारे ही आपको बढ़िया से आने चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। टेस्ट बेट, एक टर्म है टेस्ट बेट और एक होता है सीड इंडेक्स। यहां से भी प्रश्न हमेशा और हमेशा बनता ही रहता है। मान लीजिए अगर किसी के पास में 1000 दाने, कितने? 1000 दानों का वजन, 1000 दानों का वजन मीन्स वेट ऑफ 1000 सीड। बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में वेट ऑफ 1000 सीड या 1000 दानों का वजन क्या कहलाता है? टेस्ट बेट कहलाता है। जैसे गेहूं का टेस्ट बेट कितना होता है? आप कहेंगे सर 40 ग्राम, है ना। इसी प्रकार जो धान है टेस्ट बेट कितना धान का होता है? आप कहेंगे 25 ग्राम। जबकि बासमती धान का कितना होता है? बासमती जो राइस होता है उसका होता है 21 ग्राम। तो ये सारी चीजें क्या, ये इनको बोलते हैं टेस्ट बेट। इसी प्रकार जब 100 दानों का वजन होता है, कितने दानों का वजन? 100 दानों का वजन, तो इसको बोलते हैं सीड इंडेक्स। ये भी दोनों पॉइंट आपको बढ़िया से तैयार करना है, ठीक है ना, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट एसएमआर, इसका पूरा नाम होता है सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो। सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो हिंदी में बोलते हैं बीज गुणन अनुपात। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट कि एक बीज की अगर बुवाई करते हैं तो एक बीज जब पौधा तैयार होगा तो उस पौधे में एक बीज के द्वारा कितने नए बीजों का उत्पादन होगा। जैसे गेहूं है, हम बुवाई करते हैं व्हीट की, तो एक दाना बोते हैं तो एक दाने से एक पौधे का निर्माण होगा, तो उससे लगभग 40 नए बीज प्राप्त हो जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो। कुछ देख लेते हैं कुछ का हम। जैसे जैसे यहां पे देखेंगे हम लोग आलू। आलू कितना होता है? 1:4। अगर हमसे पूछा जाए कि आलू का बीज गुणन अनुपात कितना होता है, आप क्या बताएंगे? 1:4। इसी प्रकार मूंगफली का क्या होता है? इसी प्रकार मूंगफली का क्या होता है? 1:8 होता है। इसी प्रकार मूंगफली का क्या होता है? 1:8 होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार चना और बरसीम का कितना होता है? चना बरसीम का 1:10 होता है। कितना होता है? 1:10 होता है। इसी प्रकार से सोयाबीन का कितना होता है? इसी प्रकार सोयाबीन का 1:16 होता है, ठीक है ना। इसके बाद मटर का देख लीजिए, मटर कितना होता है? 1:19 होता है। इसी प्रकार गेहूं का बीज गुणन अनुपात क्या होता है? 1:20 होता है ना। 1:20 होता है, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार करेला का क्या होता है? 1:41 होता है। इसके बाद जो है कपास, अलसी, है ना, इनका कितना होता है? 1:50। इसके बाद अरंडी और कुसुम का कितना होता है? दोनों का कितना होता है? 1:60 होता है। इसी प्रकार झींगा तोरई है, इसी प्रकार झींगा तोरई है ना, झींगा तोरई है और गाजर, इनका कितना होता है? इनका होता है 1:83 होता है। इसी प्रकार मक्का का कितना होता है? मक्का कहें हम चाहे बाजरा कहें, इनका कितना होता है? इनका होता है 1:80। जब शंकर की बात करी जाएगी तो 1:100। ऐसे बहुत सारी फसलों का जो है एसएमआर होता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। इपीजियल और हाइपोजियल
बहुत अच्छे प्रश्न है ये दोनों, इपीजियल और हाइपोजियल। बहुत अच्छे तरीके से इनको समझेंगे हम लोग। इपीजियल में क्या होता है और हाइपोजियल में क्या होता है, जब क्या समझ लो एक बार बढ़िया था। इपीजियल में क्या होता है, जब बीज अंकुरित होता है तो बीज अंकुरण के साथ साथ में क्या होता है, जो बीज पत्र है वो भूमि के बाहर आ जाता है, बीज पत्र जो है वो भूमि से बाहर आ जाता है। इस कंडीशंस को बोलते हैं क्या, इपीजियल। और जबकि जो हाइपोजियल में होता है क्या, कि जो कॉटिलीडन है वो भूमि के अंदर बना रहता है, उसको बोलते हैं हाइपोजियल। ठीक है ना। जनरली जितने द्विबीजपत्री पौधे होते हैं ना, उसमें कौन सा अंकुरण देखने को मिलता है, उसमें इपीजियल देखने को मिलता है। एक आध अपवाद है मैं बता दूंगा। इसी प्रकार जनरली जितने एक बीजपत्री पौधे होते हैं उसमें जो है हाइपोजियल प्रकार का जन्मसन देखने को मिलता है। ठीक है ना। अच्छा, तो इसमें देख लो आप, यहाँ पे जो ज्यादातर देखने को किसमें मिलेगा, इपीजियल, ज्यादातर द्विबीजपत्री में, ज्यादातर द्विबीजपत्री में। और ये ज्यादातर एक बीजपत्री में देखने को मिलेगा, ये ज्यादातर एक बीजपत्री में देखने को मिलता है। ठीक है ना। अच्छा, अब जैसे कुछ हम एग्जाम्पल की बात कर लें तो खरीफ के जो लेग्यूम हैं, खरीफ के लेग्यूम मतलब जो खरीफ की दालें हैं, जैसे मूंग है, उड़द है। ध्यान रहे अरहर भी खरीफ की दाल है, लेकिन अरहर में जो जन्मसन का प्रकार वो कैसा है, अपवाद स्वरूप में लिख लेना है यहाँ पे। अपवाद में जो अरहर है, अरहर में जो है हाइपोजियल जन्मसन देखने को मिलता है। ध्यान रखना, अरहर में हाइपोजियल। ठीक ऐसे ही इसमें एक अपवाद है, राजमा है तो क्रॉप कैसी भैया, रबी सीजन की है, लेकिन अंकुरण इसमें इपीजियल पाया जाता है। इसी प्रकार अपवाद मिलना है यहाँ पे राजमा, इसमें जो इपीजियल पाया जाता है रबी सीजन की। तो यहाँ पे रबी के लेग्यूम आएंगे, यहाँ पे कौन आएंगे, रबी के लेग्यूम आएंगे, जैसे चना, मटर, लेथाइरस, है ना, मसूर, मसूर। इसके अतिरिक्त इसमें और क्या क्या आएगा, इसके अतिरिक्त इसमें गेहूं आ जाएगा, धान आ जाएगा, मक्का है, मूंगफली है ना। इन सब में जो अंकुरण देखने को मिलता है हाइपोजियल प्रकार का देखने को मिलता है, क्योंकि बीज पत्र भूमि के अंदर बने रहते हैं। ठीक है ना। जो बीज पत्र होता है वो क्या होगा इसमें, इसमें जो बीज पत्र होता है वो भूमि के अंदर होता है, और इसमें जो क्या होता है, जो बीज पत्र होगा वो क्या होगा, भूमि के बाहर आ जाता है। बस ये मेजर अंतर होता है। और इसमें कौन कौन सी फसलें आएंगी, इसमें सरसों आ जाएगी, इसमें सरसों आ जाएगी, सूरजमुखी आ जाएगी, है ना, कुकर बिट्स सारे आ जाएंगे, कुकर बिट्स इसमें सारे ही आ जाएंगे। सरसों है, सूरजमुखी है, कुकर बिट्स है ना, नीम है, नीम है। ये सब कैसे हैं, इन सब में जो है इपीजियल प्रकार का अंकुरण देखने को मिलता है। ये पॉइंट आप भैया बढ़िया से याद कर लेना। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम एएसपीटी। इसका पूरा नाम क्या होता है, सीड प्लॉट टेक्निक, सीड प्लॉट टेक्निक, सीड प्लॉट टेक्निक। एएसपीटी का पूरा नाम सीड प्लॉट टेक्निक। एएसपीटी का संबंध किससे है, आलू से। आलू में जो है वायरस मुक्त, वायरस मुक्त कंद तैयार करना किए जाते हैं, वायरस मुक्त कंद तैयार होते हैं। ठीक है ना। इस विधि से क्या होता है, वायरस मुक्त कंद तैयार होंगे, यानी वायरस जनित जो बीमारियां लगती वो नहीं लगेंगी, है ना।
एसपीटी की अगर बीज दर की बात करी जाए कि 1 हेक्टेयर बुआई करने के लिए बीज दर कितना लगता है, तो आपको बताना 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर आपसे पूछे कि फादर ऑफ एसपीटी कौन है, यानी एसपीटी के फादर कौन है, तो आप बता देना सीधे पुष्कर एसपीटी, पुष्कर नाथ इसका राइट आंसर होगा, पुष्कर नाथ। तो ये सारे फैक्ट्स जो है इसे बढ़िया से आप लोग याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रेटिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नम बीजों को कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट देते हैं जिससे उनकी डोरमेंसी ब्रेक हो जाती है, इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। इसकी परिभाषा रूप में आप देख सकते हो, नम बीजों को कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट देना, कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट देना, ट्रीटमेंट देना जिससे उनकी सुसुप्तावस्था, जिससे उनकी सुसुप्तावस्था टूट जाती है, टूट जाती है। इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन। यानी मॉइस्ट सीड को कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट देने से जो है उनकी जो डोरमेंसी है वो टूट जाती है, इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। इसमें क्या करते हैं, 12 से 24 घंटे तक, इसमें क्या करते हैं 12 से 24 घंटे तक जो सीड को जो है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं, जिससे उनकी डोरमेंसी जो सुसुप्तावस्था है वो टूट जाती है, इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है ना। इसके बाद एक और टर्म है जिसको बोलते हैं स्कैरिफिकेशन। ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। कोई भी फिजिकल या केमिकल ट्रीटमेंट, कोई भी फिजिकल या केमिकल ट्रीटमेंट देने पर जो सीड कोट हार्ड होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं स्कैरिफिकेशन। जैसे कोई भी फिजिकल या केमिकल ट्रीटमेंट, फिजिकल या केमिकल ट्रीटमेंट, कोई भी फिजिकल या केमिकल ट्रीटमेंट देने से कोई भी फिजिकल या केमिकल ट्रीटमेंट देने से सख्त वीजावरण मुलायम हो जाता है, जिससे उसकी डोरमेंसी टूट जाती है, इसको क्या बोलते हैं, स्कैरिफिकेशन। प्रश्न आपसे यह पूछा जाएगा कि हार्ड डोरमेंसी ब्रेकर के नाम से किसको जानते हैं, कितना भी कठोर डोरमेंसी हो वो उसे तोड़ देता है। तो हार्ड डोरमेंसी ब्रेकर के नाम से किसे जानते हैं, हार्ड डोरमेंसी ब्रेकर। इसका मतलब कितना भी सख्त बीज हो जिसका बीजावरण नहीं टूट रहा हो, डोरमेंसी नहीं टूट रही फिर भी वो तोड़ देगा, उसके लिए जानते हैं पोटेशियम नाइट्रेट को, KNO3, और 1 से 3% इसका यूज करते हैं। आलू में सुसुप्तावस्था को तोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं, थायो यूरिया का। थायो यूरिया का यूज किसमें करते हैं, आलू में। थायो यूरिया का यूज किसमें करते हैं, आलू में करते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप बढ़िया से याद कर लेना भैया, ठीक है ना। ये पॉइंट बढ़िया से याद कर लेना, स्कैरिफिकेशन और स्ट्रेटिफिकेशन। इसके बाद नेक्स्ट सीड टेक्नोलॉजी। अगर हमसे पूछा जाए कि सीड टेक्नोलॉजी फादर ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, फादर ऑफ सीड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, इंडिया में फादर कौन है, तो बद्री नारायण बारवले। कौन है भैया, बद्री नारायण वारवले। ये कौन है, फादर ऑफ सीड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। सीड पैथोलॉजी,
सीड पैथोलॉजी शब्द किसने दिया? सीड पैथोलॉजी शब्द किसने दिया? ये किसने दिया था? मैरी नोबेल ने। किसने दिया था? मैरी नोबेल ने। सीड पैथोलॉजी शब्द दिया था मैरी नोबेल ने, ठीक है ना। सीड पैथोलॉजी शब्द दिया था मैरी नोबेल ने। बहुत बढ़िया। इसके बाद फादर ऑफ सीड पैथोलॉजी, फादर ऑफ सीड पैथोलॉजी, तो पाउल निरगार्ड। सीड पैथोलॉजी के पिता कौन है? पाउल निरगार्ड। इसके बाद जो है फादर ऑफ सीड टेस्टिंग, फादर ऑफ सीड टेस्टिंग, फादर ऑफ सीड टेस्टिंग कौन है? तो फ्रेडरिक नोबेल। कौन है? फ्रेडरिक नोबेल। कौन है? फ्रेडरिक नोबेल है। अगर आपसे पूछे कि फादर ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, फादर ऑफ सीड टेक्नोलॉजी अगर आपसे पूछे, फादर ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, तो भी आपको बताना क्या? फ्रेडरिक। तब भी आपको बताना क्या? फ्रेडरिक नोबेल। तब भी आपको क्या बताना? फ्रेडरिक नोबेल। ये टर्म लिखे, इनको देख लो एक बार बढ़िया से। फादर ऑफ सीड टेक्नोलॉजी इंडिया, बद्री नारायण बारवाले। सीड पैथोलॉजी शब्द किसने दिया? मैरी नोबेल ने। फादर ऑफ सीड पैथोलॉजी कौन है? पाउल निरगार्ड। और फादर ऑफ सीड टेस्टिंग कौन है? फ्रेडरिक नोबेल हैं। फादर ऑफ सीड टेक्नोलॉजी फ्रेडरिक नोबेल। ये सारे पॉइंट आप अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आगे दो टर्म और हैं, उसको हम डिस्कस कर लेंगे इसी वीडियो में। दो टर्म और रह गए, उनको भी देख लेते हैं इसी वीडियो में, ठीक है ना। चलिए, एक है ऑर्थोडॉक्स सीड। ऑर्थोडॉक्स सीड। और एक है रिकैल्सिट्रेंट सीड। 100% प्रश्न परीक्षा में आएगा, इसलिए तैयार कर लेना। रिकैल्सिट्रेंट सीड, ठीक है ना। अब ऑर्थोडॉक्स सीड क्या होते हैं, रिकैल्सिट्रेंट सीड क्या होते हैं, देखो समझ लो पहले। जैसे ऑर्थोडॉक्स सीड वो बेस सीड होते हैं जिनको जिनको लो टेम्परेचर और लो मॉइस्चर पर रखने पर उनकी जो वायबिलिटी होती है, यानी बीज की जो जीवन क्षमता होती है, उसमें कोई ह्रास या कोई गिरावट नहीं होती है। मतलब समझो, ऑर्थोडॉक्स सीड बेस सीड होते हैं जिनको कम तापमान और कम नमी पर अगर स्टोरेज किया जाता है तो अपनी वायबिलिटी यानी जीवन क्षमता को नहीं खोते हैं। उसको बोलते हैं क्या? ऑर्थोडॉक्स सीड। जबकि वहीं पर रिकैल्सिट्रेंट सीड क्या होते हैं? इनको अगर कम तापमान और कम नमी पर स्टोर किया जाएगा तो इनकी जो वायबिलिटी है उसका ह्रास बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा समय तक इनको आप कम तापमान पर स्टोर नहीं रख सकते हो। अब इसमें कौन कौन से सीड आ सकते हैं? ऐसे सीड तो जितने फल वाले फ्रूट्स होते हैं और प्लांटेशन मतलब रोपण वाले, वो सारी किसमें आएंगे? जितने फ्रूट्स की हम बात करें, जैसे आम है, नारियल है, कोकोआ ऐसे ही चाय है, कॉफी है ना, रबर है। ये सब कैसे? सब रिकैल्सिट्रेंट सीड होते हैं। इनको अगर आप 12 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड से कम मॉइस्चर पर अगर आप स्टोर करते हो तो इनकी जो वायबिलिटी है, जो बीज की जीवन क्षमता, उसका बहुत भारी मात्रा में जो है ह्रास होता है। इसको बोलते हैं रिकैल्सिट्रेंट सीड। ये क्या होते हैं? साइज में थोड़े बड़े होते हैं। साइज में कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। इनमें जो भी सीड आ रहे हैं उनका साइज क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है ना। ये होते हैं रिकैल्सिट्रेंट सीड। जबकि ऑर्थोडॉक्स सीड में क्या होता है? इसमें जो आएंगे जनरली वो सीड आते हैं जो स्मॉल ग्रेन वाले होते हैं, जिनके दाने बहुत छोटे छोटे होते हैं। जैसे खाद्यान्न वाले, जैसे खाद्यान्न वाले आप देखिएगा, गेहूं, धान, मक्का, जवार, बाजरा, है ना। चाहे करेला का बीज हो, चाहे पपीता का बीज हो, है ना, चाहे गाजर का बीज हो, ये सब कैसे होते हैं भैया?
ये स्मॉल ग्रेन के होते हैं, इनके बीज का साइज क्या होता है, साइज इनका होता है छोटा। इनको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स सीड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में आता है। इसी को बोलते हैं रूढ़वादी, रूढ़िवादी बीज, रूढ़वादी बीज इसको हिंदी में बोल देते हैं। तो उम्मीद है आप यहाँ तक सारे डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। अब ज्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे, कल एक वीडियो लेक्चर और आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे। थैंक यू।